गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग हेलो एल्केन पढ़ रहे थे और हेलो एल्केन में उसके कुछ यूज देखने के बाद हम लोग डायरेक्ट केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट किए। केमिकल प्रॉपर्टी में भी हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर कोई हेलो एल्केन है और इस हेलो एल्केन पे कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो होता क्या है, यहाँ आ जाता है वो न्यूक्लियोफाइल और इस तरह से जो हमारा हेलो कंपाउंड हेलो आयंस होता है जिसको हम लोग लिविंग ग्रुप कहते थे वो निकल जाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियोफाइल कब स्ट्रांग होता है, वीक होता है, कैसा होता है, लिविंग ग्रुप कब आसानी से चला जाएगा, कैसा लिविंग ग्रुप होता है, सॉल्वेंट हमारे कैसे होते हैं, ये देखें। अब हम लोग इसको किस तरह से ये बना, ये RCl ROH कैसे बना, या OH नहीं उसके जगह पे NH2 कुछ भी हो सकता है। अब इसके लिए थोड़ा सा मैकेनिज्म देखेंगे और उस मैकेनिज्म को मेनली हम लोग SN1 और SN2 बोलते हैं। तो आज हमारा है SN1 मैकेनिज्म, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम लोग समझ लेते हैं होता क्या है बच्चों कि ये RCl है, इसके पास जो OH आ रहा है ये दो तरह से होता है। कैसे? एक तो होता है जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ये है हमारा CH3, इसके पास Cl है, OH धीरे धीरे इसके पास आ रहा है, धीरे धीरे, और ये Cl धीरे धीरे यहाँ से जा रहा है। एक ऐसा कंडीशन आया कि उस कंडीशन में धीरे धीरे Cl जा रहा है और धीरे धीरे इसके पास OH आ रहा है, ठीक है। और फाइनली OH आके अटैच हो गया और Cl डिटैच हो गया, Cl निकल गया, ठीक है बच्चों। एक तो ये होता है जो नॉर्मली सारे लोग करते हैं, मतलब मैकेनिज्म हम लोगों की ज़िंदगी पे भी लागू होता है। अगर आपका पहले से कोई बिजनेस है, आप किसी से जुड़े हुए हैं, किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कोई दूसरा बिजनेस आप चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बिजनेस को जिसको ख़त्म करना है अचानक से बंद नहीं करते हैं, धीरे 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 इसको हटाते हैं। और क्यों हटाते हैं ऐसा, और क्यों ये धीरे धीरे आता है, क्योंकि ऐसा ना हो ये बिजनेस चला जाए और वो अभी बहुत बढ़िया प्रॉफिट नहीं दिया, तब तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको हटाते हैं, धीरे धीरे जुड़ता है। एक ऐसा समय आता है कि हमें दोनों बिजनेस चलाना होता है और फाइनली पुराने वाले बिजनेस को हटा के नए वाले बिजनेस को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो एक तो ये होता है हमारा ये मैकेनिज्म का तरीका। तो होता क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल जिसको लिविंग ग्रुप कहते हैं, लिविंग ग्रुप धीरे धीरे जा रहा है, अटैकिंग ग्रुप यानी न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे आ रहा है। एक समय दोनों जुड़े रहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली अपना न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है। हुआ क्या कि यहाँ अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखें, आप रेट ऑफ रिएक्शन जानते होंगे क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड। तो यहाँ अगर हम रिएक्शन की स्पीड देखें तो हमारा रिएक्शन का स्पीड जो है बच्चों वो दोनों पे डिपेंड करता है, इस पे भी और इस पे भी। तो हमारा रिएक्शन का रेट जो है वो Rx पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी। तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। इसीलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाईमोलेकुलर, यानी SN2। इस पे ऐसे डिपेंड करता है, SN2, ठीक है। एक और क्या हो सकता है चीज इसके अलावा, एक और चीज ऐसे हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि हमारा ये कार्बन है,
यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है और यहाँ Cl है। अब यहाँ OH आ रहा है तो नहीं आ पाता। आप कहेंगे क्यों नहीं आएगा, पीछे से धीरे धीरे आएगा, जगह तो है। जगह से नहीं मतलब है, हाइड्रोजन छोटा है और ये बड़ा है, ये पूरा जगह कवर कर लेता है, जगह मिलता नहीं है पीछे से आने के लिए, इसलिए नहीं आ पाता है। ये नहीं कि सर थोड़ा सा इसको इधर उधर करिए और H को लाइए, नहीं होता है। तो होता क्या है बच्चों कि यहाँ जो है वो नहीं आ पाता OH, या एक तरह से ये कहिए अगर ये Cl को हटा दे, अगर ये Cl को हटा दे, जरा देखिए आप, ये CH3 CH3 CH3, अगर ये Cl को हटा दे तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, और तब जो है यहाँ हमारा जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल आता है और अटैक करता है। एक ऐसा भी कंडीशन आता है। मतलब दो तरह का कंडीशन है आपकी ज़िंदगी में। आप एक बिजनेस हटा के अगर दूसरा बिजनेस करना चाह रहे हैं तो एक क्या है कि आप धीरे धीरे पुराने बिजनेस को ख़त्म करते जाइए, धीरे धीरे नए बिजनेस को बढ़ाते जाइए। और दूसरा उपाय क्या है, अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पुराना बिजनेस खटाक से बंद और नया बिजनेस स्टार्ट। तो पुराना ये बंद कर दिए, कब करेंगे, जब आपको लगे कि भाई अल्फा हाइड्रोजन है 9, हाइपर कंजुगेशन आप पढ़ चुके हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इंडक्टिव इफेक्ट से दे ही रहा है, हम बहुत स्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक वो आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल और हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, हम आगे बना लेंगे। तो यहाँ अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखें, इस नीचे वाले केस में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इसी पे डिपेंड करेगा कि Cl कैसे गया। क्यों Cl गया तो OH तो आना ही आना है, और OH बहुत फास्ट आता है। और आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे, वेरी फास्ट स्टेप पे नहीं करता है। तो इसीलिए इसमें अगर कोई कहे तो केवल Rx पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है 1, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN1। तो दो तरह के यहाँ मैकेनिज्म होते हैं, हम दोनों मैकेनिज्म के बारे में आपको चर्चा करेंगे। अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं SN1, आप ध्यान से देखिए। उसके पहले अगर नहीं भी समझ में आया तो इतना समझ लीजिए, एक धीरे धीरे आया, एक धीरे धीरे गया, यानी अटैकिंग रिजेंट धीरे धीरे आया, लिविंग ग्रुप धीरे धीरे गया, तो SN1 और SN2, और एक चला गया लिविंग ग्रुप, फिर आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो SN1। आइए इस पे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और बढ़िया क्लियर होगा। तो हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने SN1। बोर्ड में भी है ये SN1, थोड़ा बहुत बोर्ड में आपके NCERT में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन कंपटीशन में ये खूब आता है। और खूब इसलिए आता है क्योंकि इसके आधे पार्ट बच्चे 11th में पढ़े रहते हैं। कैसे पढ़े रहते हैं, क्या होता है, आइए अब हम लोग देखें। मैं हेडिंग डाल दिया हूँ SN1। तो SN1 में हुआ क्या, जरा आप समझिए। SN1 हो चाहे SN2 यही होगा, एक सबस्ट्रेट, ये लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ आ रहा है कौन, हमारा न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कभी कभी तो खुद ही सॉल्वेंट का काम कर जाता है, नहीं तो अलग से आप सॉल्वेंट लेंगे। यहाँ न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप चला गया, जैसा हम जानते हैं, इसके पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं लिविंग ग्रुप के बारे में। होता क्या है इसमें कि हम लोग अभी देखें कि अगर इसके बारे में थोड़ा सा सोचें तो पहले क्या होता है कि ये R जो है स्लो स्टेप में L को बाहर कर देता है, लिविंग ग्रुप को ये बाहर कर देता है, ये ऐसे, और लिविंग ग्रुप चला जाता है। ये कब होता है, कब आप एक बिजनेस को पूरी तरह से बंद करके तब दूसरा स्टार्ट करेंगे, जब आपको लगे कि भाई दूसरा बिजनेस स्टार्ट होने में मुझे 2 महीने 4 महीने लगेंगे और तब तक हमें खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, हम स्टेबल हैं, तो आप पहला बंद करेंगे। हो सकता है उस बिल्डिंग को तोड़वा दें, फिर नया बिल्डिंग बनवाएं, फिर नया बिजनेस स्टार्ट करें। लेकिन अगर ऐसा हो कि पहला बिजनेस चल रहा हो और जिस दिन वो बंद हो उसी दिन से खाना पीना बंद हो जाए, तो दूसरा बिजनेस आप वैसे नहीं करेंगे, धीरे धीरे एक बंद करेंगे, धीरे धीरे एक
स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, स्लो स्टेप में ये ऐसे हुआ, और दूसरा क्या होगा कि ये जो R प्लस हमारा है अब यहाँ आएगा न्यूक्लियोफाइल और अटैक कर जाएगा और इस तरह से बना लेगा। आप देख रहे हैं ये स्लो स्टेप है। क्यों है स्लो स्टेप? क्योंकि किसी न्यूट्रल, ये स्टेबल है कि ये, आप जानते हैं ये स्टेबल अनस्टेबल होने जा रहा है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है, स्टेबल अनस्टेबल क्यों होने जा रहा है? क्योंकि फ्यूचर में बहुत स्टेबल हो सके। तो फ्यूचर में बहुत स्टेबल होने के लिए जो स्टेबल है थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल हो जाता है ना। आप लोग क्या हैं अभी, अनस्टेबल। पहले स्टेबल थे। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? पहले आपके पापा के पास 1 लाख रुपया ऐसे ही रखा था जो वो खर्च नहीं किए आपके पढ़ाई पे, तो स्टेबल थे। अभी क्या किए, वो 1 लाख खर्च कर दिए, नहीं है, नहीं भी है, प्लस आप डांट भी सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, इतना बढ़िया से सोते। लेकिन ये क्यों किए? क्योंकि फ्यूचर में आप बहुत स्टेबल हो जाएंगे और कितना कमा लेंगे। लेकिन यहाँ तो ये पैसा नहीं दिख रहा है ना, तो थोड़ी देर के लिए आप अनस्टेबल हैं। यहाँ भी क्या है बच्चों, बिल्कुल वैसा ही है कि ये थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल हुआ, स्लो स्टेप, और ये फास्ट है, वेरी फास्ट। क्यों फास्ट स्टेप है? ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस और माइनस कैसे जुड़ते हैं? बिल्कुल जैसे आयनिक बॉन्ड बनते हैं, बहुत फास्ट, 10⁻⁸ सेकेंड में या उससे भी जल्दी, है ना। तो इसका रेट हम डिटरमाइन नहीं कर पाते। ओनली द रेट ऑफ स्लो स्टेप कैन बी डिटरमाइन एंड द नेम ऑफ एनी रिएक्शन इज गिवन बिहाइंड द स्लो स्टेप। तो अब ये यही क्या है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या है? यही है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, ये बड़ा सोचने वाला होता है, ये डिफिकल्ट स्टेप है। और ये क्या है, उसके रेस्पेक्ट में इजी स्टेप है, ये आसानी से हो जाएगा, ये इजी स्टेप है, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ आप समझ ही रहे हैं, अगर दोनों रिएक्शन को ऐड करें R प्लस कैंसिल हो जाएगा, है ना, और आप पूरा रिएक्शन लिख लेंगे तो आप समझ जाएंगे Rl न्यूक्लियोफाइल, और ये बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड मेन पॉइंट्स क्या हैं, मेन पॉइंट्स क्या हैं जो हम लोगों को पूछे जा सकते हैं। तो पहला बच्चों जो पॉइंट है वो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt यहाँ किस पे डिपेंड करता है। तो आपको 4 ऑप्शन, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। आपको पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे, न्यूक्लियोफाइल पे, सॉल्वेंट पे, अलग अलग। तो आप कहेंगे इस पे Rx पे, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, और इसीलिए इसका नाम SN1 है। SN1 माने क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। अब क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन होगा कि वो होगा, वो माने जो धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। तो मैं पहले ही आपको हिंट कर दिया कि तभी ये वाला रिएक्शन होगा जब वो स्टेबल महसूस करे। कितने देर तक? जब तक ये नहीं आ रहा है, कहाँ गया ये न्यूक्लियोफाइल, तब तक वो स्टेबल रहे। मतलब आप एक बिजनेस तभी पूरी तरह से बंद कर देंगे जब दूसरा बिजनेस अगर 1 साल बाद भी स्टार्ट हो, तब तक आप स्टेबल रह सकें। यानी इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इसके स्टेबिलिटी पर। ये खूब स्टेबल है तो इसको टेंशन नहीं होगा, लेकिन अगर ये बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है तब तो दिक्कत होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, मैं ROR लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन।
कार्बोकैटायन डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, चूंकि आप लोग 11th पढ़ चुके हैं, 11th वाला ऑर्गेनिक का पार्ट, तो उसमें हम लोग देखे थे कार्बोकैटायन में कैसे रीअरेंजमेंट होता है। अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन है तो कैसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से 2 डिग्री बन गया, 3 डिग्री बन गया, याद है ना। तो वो क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। तो यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ना। तो आप एक और पॉइंट लिख लीजिए कि हियर बने SN1 में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों कि यहाँ जो प्लस बना, हो सकता है वो प्लस इस कार्बन को छोड़ के और कहीं और आ जाए और वहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। आपको पता है, अगर मान लीजिए मैं ऐसी बात करूं, यहाँ रहता Cl और अगर यहाँ कहीं से प्लस आता तो ये अपने आप प्लस आ जाता है यहाँ ज़्यादा स्टेबल के लिए, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ये अभी हम लोग देखेंगे। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल है, बोलिए यहाँ कोई दिक्कत। अच्छा, और क्या हो सकता है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो आप क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड नहीं करता है कि इस न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन कितना है, क्योंकि तो R+ है ना भाई। आप जब ये सोच लिए हैं पहला बिजनेस हम बंद कर दिए और दूसरा स्टार्ट करना ही है, तो आप ये नहीं देखेंगे दूसरे वाले का कंसंट्रेशन कितना है, कितना मिल रहा है, अब स्टार्ट करेंगे फिर फ्यूचर में देखा जाएगा, है ना। तो न तो उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है और न ही उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो आप एक 6th पॉइंट लिख लीजिए, 6th पॉइंट कि रेट ऑफ रिएक्शन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन does not depend on concentration of nucleophile, या 7वां does not depend on stability या strength of nucleophile। तो स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन दूं, मिटा दूं इसको, आइए हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन में SN1 रिएक्शन। खूब ध्यान से आप लोग देखेंगे, समझ में आएगा और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक आप देख लेंगे तो गारंटी है आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो ज़रूरत है ही। अब मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN1 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करिए, अगर मैं आपसे कहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एक आसान क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मैं कहूं ये है CH3Cl और ये है, और मैं कहूं कि बताइए कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, तो आप जानते हैं कि अगर इसका Cl गया तो ये क्या बनाएगा, CH3+, और अगर इसका Cl गया तो ये क्या बनाएगा, CH3+। ये तो क्या ये स्टेबल है? बिल्कुल नहीं है। हाइपर कंजुगेशन नहीं है, रेजोनेंस वगैरह की तो सवाल ही नहीं है, और इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल स्टेबल नहीं है। ये है क्योंकि इसमें 3 3 6 3 9
अल्फा हाइड्रोजन है, और अब जानते हैं हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ये स्टेबल होगा। तो जो स्टेबल होगा वही तो चाहेगा कि हम SN1 कराएं, तो इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसका होगा। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा SN1 के लिए, तो आप कहेंगे सर उसका ज़्यादा होगा जिसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जहाँ कोई क्वेश्चन देगा आप तुरंत Cl को हटाइए, वहाँ प्लस रखिए, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप 11th में पढ़ चुके हैं, 11th वाले क्लास में। मैं अगर दूसरा एक क्वेश्चन दूँ, मैं ये कह दूं कि ठीक है भाई यहाँ C है और यहाँ CCCl है ना, या Br है, कुछ भी, और एक मैं कह रहा हूँ कि यहाँ C और C और तब Br है। अब बताइए इन दोनों में SN1, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप SN1 देखने के लिए इन दोनों को यहाँ क्या करेंगे, यहाँ Br हटा देंगे और यहाँ भी Br हटा देंगे। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, 9, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, कम हैं, लेकिन यहाँ डबल सिंगल प्लस रेजोनेंस है, और यू नो रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आगे तो आप समझ गए कि अगर हम क्वेश्चन पूछें तो आप बता सकते हैं। अगर मैं कहूँ CH3CH2Cl, ओके, और मैं अगर दूसरा कहता हूँ कि CH3Cl, है ना, एक यहाँ मैं कर दे रहा हूँ CH3। अब अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो दिक्कत ये आती है कि सर ठीक है, ये CCC यहाँ प्लस तो अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गए, और यहाँ जो है अगर ये Cl जा रहा है तो अल्फा हाइड्रोजन केवल 3 हैं, तो किसमें होगा, है ना, किसमें होगा SN1, क्योंकि यहाँ तो बड़ी अजीब है, यही ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन ये भी जान लीजिए स्टेबिलिटी के साथ साथ एक और चीज़ होता है, बल्की ग्रुप मतलब कि जो न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ थोड़ा सा जगह है वो आ सकता है धीरे धीरे, तो SN2 की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, और यहाँ तो आने का सवाल ही नहीं है, तो इसलिए SN1 इसमें बढ़िया होगा, है ना। चलिए हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, धीरे धीरे हम लोग समझ पाएंगे कि क्या कह रहे हैं। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा पॉज करके। अगर मैं आपसे ये कहूँ, मैं किसी दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, अब मान लीजिए ऐसा है और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ Cl लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ Cl लगा है। एक और मैं क्वेश्चन दे दूँ और यहाँ भी Cl लगा हुआ है दोनों में, और एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, यहां भी Cl लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, और आप चाहें तो और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। इसको मैं पेंटागन बना दे रहा हूँ इसको, और यहाँ भी Cl है, और एक और मैं बना दे रहा हूँ लास्ट,
और यहाँ भी Cl है। ठीक है, अगर इन सब में मैं बात करूं कि ये है 1 2 3 4 और 5, यहाँ SN1 बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे SN1 बताने के लिए? सब जगह क्या करेंगे? सब जगह क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यहाँ भी आप मान लीजिए प्लस है, ओके। यहाँ भी क्या है? अच्छा, ये तो दोनों एक ही हो गया यार। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे और ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा? प्लस। यहाँ भी क्या होगा? प्लस। यहाँ भी क्या होगा? प्लस। यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। आइए ज़रा देखते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा और सबसे कम स्टेबल कौन होगा। हम थोड़ा देखते हैं। यहाँ क्या होगा? अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, 2 और 2 4। यहाँ अगर प्लस आता है, मैं बना के दिखाऊं क्या? तो यहाँ क्या होगा? अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। यहाँ जब प्लस आएगा ना तो हाइपर कंजुगेशन होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन 4। लेकिन अगर यहाँ बच्चों प्लस आ जाए तो क्या वो प्लस दिखने में भले लग रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा। और ऊपर से डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे होगा, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। अगर यहाँ बच्चों हम देखें, यहाँ हम देखें प्लस चार्ज, तो यस रेजोनेंस हो सकता है। क्या पूरा रेजोनेंस हो सकता है? हो सकता है। कैसे? यहाँ लोन पेयर है, तो अगर हम आगे बढ़ें तो रेजोनेंस देखने का तरीका हम लोग जानते हैं कि इसको प्लस को डबल बोल सकते हैं, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, लोन पेयर को भी बोल सकते हैं। तो इसमें रेजोनेंस होगा, है ना। और ये अपना लोन पेयर ही दे रहा है, इसलिए ये प्लस आर होगा। चलिए इसको हम लोग बाद में भी देखते हैं। अब यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ जो है प्लस होगा और रेजोनेंस होगा, लेकिन क्या वो कंप्लीट रेजोनेंस होगा? ये ज़रा देखिए कि क्या वो रेजोनेंस कंप्लीट होगा? तो होगा। कैसे होगा? तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल रेजोनेंस होगा। लेकिन 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 क्या लेकिन? ये ध्यान से देखिए, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, तो ये तो कभी बनना ही नहीं चाहेगा, एंटी एरोमेटिक है। और यहाँ क्या होगा? अब देखिए सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं धीरे धीरे, जो जीओसी हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड है। यहाँ भी रेजोनेंस होगा, लेकिन इसके जैसा नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस सबसे ज़्यादा है। तो थर्ड के बाद उसमें रेजोनेंस है, यानी फिफ्थ है ना, फिफ्थ। और अब इन दोनों रेजोनेंस को हटा दें तो बचा ये क्या है? हाइपर कंजुगेशन। और तब होगा ये लिस्ट वाला, और एंटी एरोमेटिक तो सबसे बेकार। तो इस तरह से स्टेबिलिटी होगी, और यही होगा हमारा SN1 का ट्रेंड। हम लोग जब 10-20 क्वेश्चन देखेंगे तो धीरे 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 समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा GOC वाला लेक्चर आप ज़रूर देखें, जिसमें हमने कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के ट्रेंड पे 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कराए हैं। आइए बच्चों, देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से आपका। अगर मैं एक और बात करूं, ऐसे मैं बना दूं और यहाँ लिख दूं Br, ओके, और मैं ऐसे बना दूं और यहाँ लिख दूं Br, और एक ऐसे बना के यहाँ लिख दूं Br, और एक और बना दूं और यहाँ लिख दूं Br। ठीक है बच्चों, ये है 1 2 3 4। तो
कैसे देखेंगे SN1? आइए देखते हैं। पहले इसको भूल जाते हैं, पहले इन तीनों को देखते हैं कि इन तीनों में क्या होगा कंडीशन। ठीक है, तो इन तीनों में कैसे देखें? यहां से अगर Br जाएगा, यहां प्लस आएगा तो खूब रेजोनेंस होगा। तो ये तो रेजोनेंस का केस हो गया। इसमें क्या होगा? अगर यहाँ Br यहाँ प्लस आया तो 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे और ये हाइपर कंजुगेशन का केस हो गया। और यहाँ बच्चों अगर Br जा रहा है तो डबल बॉन्ड वाले पे आएगा और वो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे बेकार होगा, ये सबसे बेकार होगा। अब बच गया ये आखिरी, इसका क्या करें? आखिरी माने जो पहला है, इसका क्या करें? क्या आपको याद आ रहा है? क्या आपको याद आ रहा है? हम लोगों ने पढ़ा था क्या? आप जरा देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ प्लस। ये क्या होगा? अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा? जरा आप ध्यान से सुनिए। यहाँ क्या होता था? ये यहाँ जाता था और ये यहाँ बॉन्ड बना लेता था, ये बॉन्ड बना लेता था और तुरंत फिर टूटता था। और हम लोग इसको क्या बोलते थे? डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोलते थे? डांसिंग रेजोनेंस। तो यहाँ चूंकि डांसिंग रेजोनेंस है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए हमारा आंसर होगा 1 2 3 4, यानी ये लाइन से ही लिखा है, डांसिंग रेजोनेंस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए और एक दो हम देखते हैं जरा, और एक दो देखें। ओके, अगर मैं ऐसे कहूं कि Br और Br, अगर मैं इन दोनों में कहूं कि रेट ऑफ रिएक्शन आप बताइए, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ अगर हम SN1 की बात करें तो क्या करेंगे? यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस। यहाँ प्लस आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, और रेजोनेंस भी होगा। यहाँ प्लस आएगा तो भी रेजोनेंस होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। और ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। तो क्या होगा? इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा उसके मुकाबले। आप लोग एरोमेटिक वाला देखिए, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन हमने कराया है, तो आपका ये और क्लियर हो जाएगा। ओके, आइए, समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, मुझे लग रहा है। चलिए अभी और क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। अगर इसको मान लीजिए हमने एक और दे दिया होता इसी के साथ, ये तो आप नोट कर ही लीजिए, एक और अगर मैं दे देता ऐसे 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 और ऐसे कर देता, तब पता है आपका आंसर बदल जाता। अब आपका आंसर क्या होता? तो ये मिटा दूं मैं। अब आपका आंसर होता, यहाँ जब प्लस आएगा तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। तो ये नॉन हो गया, ये एंटी हो गया और ये एरोमेटिक हो गया। तो इसमें क्या होता? सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन पहले का, फिर तीसरे का और फिर दूसरे का, ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन होता। ठीक है, अगर मैं किसी दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं किसी दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन, अब देखिए, तो यहाँ है O और यहाँ है Br, और यहाँ है N और यहाँ है Br। अब ये आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ एक क्वेश्चन। अब आपको बताना है इसमें अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखना हो तो क्या होगा, ये आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बताइए।
कमेंट बॉक्स मतलब अगर एप्लीकेशन पे मैं डाल रहा हूँ तो वहाँ भी कमेंट बॉक्स है, और अगर ये यूट्यूब पे जा रहा है वीडियो तो वहाँ भी है, आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों के लिए है, आप लोग बताइए, और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो चलिए, अगर मैं ऐसे कहूँ, यहाँ है OTS, OTS आप समझ रहे हैं ना, मैं पिछले क्लास में इस पे डिस्कस किया था। तो अगर मान लीजिए ऐसे है और यहाँ भी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ ऐसे है, अगर इन दोनों की बात हो तो आप जानते हैं ये छोटा रिंग में स्ट्रेन ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, कोई डांसिंग फांसिंग का भी चांस नहीं दिख रहा है। तो इसलिए क्या होगा, ये होगा जो हमने लिखा है। ठीक है बच्चों, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे करूं, यहाँ ये Br लिखा है और बगल में बच्चों नाइट्रोजन है, और मैं एक और बना दूं और यहाँ मैं ऑक्सीजन कर दूं और यहाँ Br ही लिखा है। अब मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे सोचेंगे, ज़रा 1 मिनट में सोच के बताइए। सोच लिए, तो आप जानते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ जब प्लस आएगा तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर प्लस को आसानी से देगा ऑक्सीजन के मुकाबले। बस पहले वाला क्वेश्चन भी एक तरह से ऐसे ही है, मैं हिंट दे दिया। तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, ऑक्सीजन थोड़ा आसानी से नहीं देगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा नाइट्रोजन वाले का। अगर मान लीजिए दोनों ही ऑक्सीजन हैं, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए मैं आगे दे रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ Br है, और एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए जिसमें यहाँ Br है, तब आप क्या करेंगे, तब आप देखेंगे कि यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा। एक और क्वेश्चन इसमें मैंने एक और जो है एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आप ज़रा सोचिए, यहाँ भी Br है, 1 2 और 3, सोच के बताइए जल्दी से कि क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन। जल्दी से सोच के बताइए। सोच लिए, सोच लिए, चलिए सोच लिए, तो देखिए क्या होगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और वहाँ प्लस आएगा। तीनों के बारे में ज़रा सोचिए। क्या यहाँ प्लस आएगा तो कोई रेजोनेंस के चांस हैं? नहीं। यहाँ प्लस आएगा तो रेजोनेंस के चांस हैं? नहीं। उल्टे क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो प्लस अनस्टेबल होगा। तो यहाँ क्या होगा, नज़दीक से खींचा, यहाँ क्या होगा, नज़दीक से। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरी बात? नहीं तो यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये है ना बच्चों, ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो एक यहाँ प्लस है। आप खूब ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ प्लस है और थर्ड वाले में यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस है। इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में माइनस आई होगा, लेकिन यहाँ बगल में लोन पेयर है, रेजोनेंस होगा। तो अगर मैं तीनों के बारे में बात करूं तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन पहला, और पहले के बाद ये दूर से तीसरा, देन दूसरा, ये होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन का ट्रेंड। ठीक है, तो देखिए एक तो है हम लोग सबस्ट्रेट देख के समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं और कहूँ, मैं कहूँ कि भैया ये है, यहाँ Cc है, यहाँ Cl है, और एक मैं कहूँ यहाँ Cl है, तो आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड पे और यहाँ सिंगल बॉन्ड पे है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ऊपर वाले में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ये तो बच्चों हम लोग देखे कि हम लोग क्या देख रहे हैं, सब में ये सेम है, ऑक्सीजन सेम है, नाइट्रोजन सेम है या कुछ भी।
अब अगर हम देखें, अगर हम चेंज कर दें अपने लिविंग ग्रुप को ही, तब क्या होगा? तो आइए जरा हम लोग देखते हैं। अगर लिविंग ग्रुप को देखें, क्वेश्चन हमारा वही है, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN1। अगर हम लिविंग ग्रुप को देखें तो क्या होगा, आइए जरा देखते हैं। इसको मैं मिटा दूं। आपको पता है कि जो लिविंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? वो बेसिसिटी के उल्टा होते हैं। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा बेसिसिटी होगा किसका? लिविंग ग्रुप का, जितना ज्यादा बेसिसिटी होगा उसका जाने की टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, LG टेंडेंसी उतना ही कम होगा। और लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी अगर कम हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम ही हो जाएगा। यानी अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन देखना है तो आप बेसिसिटी से देख सकते हैं। आइए जरा बताऊं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि मैं आपसे ऐसे कहूँ, एक इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जो अजीब देखने में लगे। यहाँ है Br, ठीक है, और यही क्वेश्चन यहाँ भी है, और यहाँ है Cl, और यही क्वेश्चन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ है I 1 2 3। कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना है। क्या देखना है यहाँ? बेस। तो आप जानते हैं ये Br है, ये Cl है, ये I है। आपको बेस के बारे में अगर अंदाजा है तो आप पढ़े हैं F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। ये सब के सब, ये चारों बेस जो हैं वो क्या है? ये अच्छा बेस है। बेस कैसे देखते हैं? जिसके ऊपर खूब चार्ज हो। संयोग से सबके ऊपर बराबर चार्ज है, और अगर चार्ज बराबर है तो जिसकी साइज छोटी हो तभी ना H+ को अट्रैक्ट करेगा। तो ये अच्छा बेस है, बहुत बढ़िया, ये बेसिक है। तो इसमें ये अच्छा बेस है, देख रहे हैं आप, फिर Br, फिर I, अच्छा बेस, अच्छा बेस। तो रेट ऑफ रिएक्शन नीचे, रेट ऑफ रिएक्शन नीचे। तो इसका मतलब जो खराब बेस होगा उसी का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, है ना। अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी या इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो भी आप चाहते हैं, अगर ये वीडियो आपको मिल जाता है तो आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं उसमें आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ऐप पे ही मिलेगा, है ना। तो जो लोग मोमेंटम का ऐप डाउनलोड करते हैं उन लोगों को मैं ये सब वीडियो दे सकता हूँ, जो एक्स्ट्रा वीडियो है। चलिए आगे बढ़ूँ मैं। आइए मैं और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और आपको सब समझ में आएगा। ओके, अब जरा देखिए, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत ही अजीब होता है। आप कहेंगे क्वेश्चन बहुत ही अजीब होता है का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन अजीब इस तरह से होता है, जरा देखिए, यहाँ बना है ये बेंजीन जैसा कंपाउंड, यहाँ बना है CH3, ठीक है, और यहाँ सल्फर O, और इस O के साथ जो है कुछ जुड़ा है, और वो क्या है? वो ये है। एक तो आपके पास ये है, दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ है OSO, यहाँ O, और ऐसे है आपके पास, और यहाँ है बच्चों CN, और तीसरा है O, और यहाँ कुछ इस तरह से है, और यहाँ है आपके पास कुछ नहीं है, मान लीजिए, है ना, कुछ नहीं है। इन तीनों में आपको बताना है, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है।
इन तीनों में आपको बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आप पिछले क्लास में पढ़े हैं तो आपको ध्यान होगा, ये कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है, नीचे वाला लिविंग ग्रुप है बच्चों। तो अगर नीचे वाला लिविंग ग्रुप है, अगर नीचे वाला लिविंग ग्रुप है, तब जरा सोचिए क्या होगा। अगर नीचे वाला लिविंग ग्रुप है तो एक बार आप सोचिए, कब ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा? जब अच्छा लिविंग ग्रुप हो। अच्छा लिविंग ग्रुप कब होगा? जब खराब बेस होगा। मैं लिखा भी हूं। तो यहां क्या होगा? Cn इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो यहां जो माइनस आए वो और बेकार माइनस होगा, खींच लिया। तो सबसे खराब बेस कौन हुआ? ये। और जो सबसे खराब बेस, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। ओके। और यहाँ तो उल्टे दिया, यहाँ कुछ नहीं किया, तो आंसर होगा 2, 3, 1, है ना। तो हमारा आंसर होगा ये। एक एग्जांपल और देखते हैं, मिटा दो इसको, आप नोट कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, आप थोड़ा सा कोशिश करिए इसको करने का। अगर मैं कहूँ ओ CH3 Br, है ना, CH3, और यहाँ मान लीजिए मैं कहता हूँ OHO CH3 Br। अगर मैं इन दोनों में कहूँ तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तो Br लिविंग ग्रुप दिख रहा है, और क्या होगा, अरे तार हटो, क्या होगा दोनों में? अगर Br लिविंग ग्रुप है तो इसका रेजोनेंस इधर भी जाएगा, इधर भी दिख रहा है ना, और इधर के रेजोनेंस में अंतर क्या होगा कि यहाँ होमो है। आप पढ़े ना, ये दोनों ऑक्सीजन है, आइडेंटिकल है, तो यहाँ इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें नहीं होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कार्बोकैटायन, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं, जरा उसको आप देखिए, अगर आप कर पा रहे हैं तो। ये है PH, यहाँ है CH2, ये है O, है ना, और यहाँ CO CH3, ठीक है। और यहाँ है बच्चों ये, और यहाँ है CH2 O CO, और यहाँ CF3। ये दो क्वेश्चन। अगर इसमें देखना है तो क्या देखेंगे हम, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे? आप ज़रा सोच के एक बार बताइए कि अगर यहाँ देखना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से हम देखेंगे। पहला तो क्या सोचना होगा बच्चों, लिविंग ग्रुप कौन सा है? तो लिविंग ग्रुप यहाँ से जाएगा, क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है ना बच्चों, ये, और यहाँ भी यही टूटेगा। तो ये क्या करेगा? ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो क्या हो जाएगा? वीक बेस। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा? उसका ज़्यादा होगा। किसका? जो वीक बेस है। बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, तो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ में, आपको कुछ समझ में तो तब आएगा जब आप पुराने वीडियोस देख लेंगे कार्बोकैटायन वाले, लेकिन कुछ कुछ समझ में आपको अभी आने लगेगा, है ना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ नाइट्रोजन है, और यहाँ Cl है, और यहाँ Br है, और यहाँ I है, तो आप कहेंगे सर इसमें कोई अंतर ही नहीं है ना, नाइट्रोजन तो आपने सब में सेम किया हुआ है। तो क्या होगा? आयोडीन जो वीक बेस होगा उसी का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है। चलिए,
तो यहाँ तक आपका हो गया क्लियर, आप मेरे ख्याल से समझ गए हैं। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें। अभी हम लोग SN1 ही पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग SN1 ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमारा रिएक्शंस अरे क्वेश्चन का लेवल जो है वो और अच्छे लेवल का हो जाएगा। तो इसको तो पूरा आप देखिए ही, अगला वाला तो ज़रूर देखिए, वो एडवांस लेवल के उसमें प्रॉब्लम्स होंगे। आइए ज़रा दिखाऊं एक और चीज़ क्या हो सकता है। आपको मैकेनिज्म तो ध्यान है, मैकेनिज्म क्या था आप ज़रा देखिए। यहाँ एक कार्बन था और यहाँ एक लिविंग ग्रुप था। आप याद करिए लिविंग ग्रुप में क्या था, कोई न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के साथ आता था, याद आ रहा है। और वो न्यूक्लियोफाइल जब भी आता था तो ये क्या हो जाता था, यहाँ वो न्यूक्लियोफाइल लग जाता था। और जब इसका हम मैकेनिज्म देखते थे तो यही देखते थे कि पहले ये अपने L को हटा रहा है, ये कार्बन यहाँ प्लस आ रहा है, अब फिर इसके बाद न्यूक्लियोफाइल आ रहा है जो बहुत फास्ट आ रहा है और अटैक कर जा रहा है। यही था, आपको ध्यान है? अच्छा, अब जरा समझिए कि जो मेहनत लग रहा है वो केवल यही लग रहा है। L हटा फिर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल जो है बच्चों, अगर मान लीजिए इस पे माइनस चार्ज नहीं रहता, ये केवल न्यूट्रल रहता, जैसे हमारा वाटर या हमारा कोई अल्कोहल लोन पेयर, क्या तब भी रिएक्शन करता? बिल्कुल करता, तब भी रिएक्शन करता। क्यों? लोन पेयर है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज लोन पेयर को लेगा और हमारा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो इवन उस समय और बढ़िया से होगा। इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट। तो जब हम वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे ना, ये आराम से रीअरेंजमेंट हो गया रहेगा, तब ये जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो हम क्या लेना हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल, या कोई ऐसा सॉल्वेंट जो खुद न्यूक्लियोफाइल की जगह ले ले। जैसे अगर यहाँ न्यूक्लियोफाइल हम नहीं लेते, वाटर ले लेते, तो क्या ये इसको हटाता, यहाँ वाटर रिएक्शन नहीं कर लेता, वाटर भी कर लेता। यानी एक और चीज़ यहाँ है, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा रिएक्शन बढ़िया हो SN1 में, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, पोलर प्रोटिक, जिसके पास लोन पेयर हो, यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर ले अगर सॉल्वेंट, तो बहुत बढ़िया, उसको सॉल्वोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमारा कैसा होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सॉल्वेंट होना चाहिए हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल। क्या होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल, तो हमारा SN1 और बढ़िया होगा, और बढ़िया होगा। तो आइए जरा हम देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या कंडीशन है। हम लोग पढ़ लिए SN1 के लिए। तो SN1 के लिए अभी हमने पढ़ लिया कि हमारा सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल, है ना, या न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल, या उससे भी बढ़िया क्या है, हमारा सॉल्वेंट ही हो जिसमें लोन पेयर हो। क्या हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं लोन पेयर हो ही जाते हैं, तो उसमें लोन पेयर हो, ठीक है। तो यही अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही ना हो। यानी सॉल्वोलिसिस या हाइड्रोलिसिस, जो आप कहिए, सॉल्वोलिसिस है ना, वाटर के केस में उसी को हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं। तो ये हो तो SN1 बढ़िया से होता है। दूसरा क्या होता है SN1 के लिए, और क्या होना चाहिए SN1 हम लोग क्या देखें, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन होना चाहिए।
रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन, स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन होना चाहिए, कार्बोकेटायन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन माने, हाइपर कंजुगेशन कब बढ़िया होगा, जब वो 3 डिग्री होगा, तभी ना 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे या ज़्यादा होंगे, तो माने टर्शियरी होना चाहिए और रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए, तो हमारा SN1 बहुत बढ़िया होगा। तीसरा क्या हम लोग देख रहे हैं कि वीक बेस होना चाहिए, क्या, हमारा लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप वीक बेस होना चाहिए, है ना। जो लिविंग ग्रुप है हमारा वो आसानी से जाना चाहिए, यानी लिविंग ग्रुप अगर वीक बेस है तो बहुत बढ़िया है। और एक और जान लीजिए, एक और क्या, टेम्परेचर लो होना चाहिए। आप कहेंगे क्यों, टेम्परेचर हाई रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर में हमारा कार्बोकेटायन अनस्टेबल होने लगेगा और हम लोग जो चाह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे आए बाद में, माने वीक न्यूक्लियोफाइल हो, वो न्यूक्लियोफाइल भी और तेजी में आएगा, यानी हमारा रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। तो 3 चीज़, एक लो टेम्परेचर भी होना चाहिए। तो अगर ये 4 चीज़ें हैं तो हमारे SN1 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ बच्चों यहाँ और देखना होता है हम लोगों को, और वो क्या होता है, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। जैसे अभी SN2 में हम लोग कहेंगे कि उसमें एक चीज़ होता है रिटेंशन, अभी हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म में, आप लोग पढ़े भी हैं रिटेंशन, और एक क्या होता है इन्वर्जन, तो थोड़ा सा वो भी देखना होगा, रिटेंशन और इन्वर्जन, उसको स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो अगर आप चाहें तो हम लोग अभी देख लें, रहने दें चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अभी इसको यहीं रहने दे रहे हैं और अगले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं रिटेंशन और इन्वर्जन क्या होता है, और SN1 से रिलेटेड अभी बहुत से कंपाउंड, अगर हम बहुत से क्वेश्चंस अगर हम सॉल्वेंट चेंज कर दें तब SN1 बढ़िया होगा कि नहीं, यानी जितना देर अभी पढ़े हैं उतने देर का क्लास अभी और बाकी है। आप लोग अगले क्लास में ज़रूर मिलिए और SN1 को बढ़िया से पढ़िए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे SN2। और अगर आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं और भी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि वो वीडियो आपके पास समय से पहुँचे, नोटिफिकेशन जाए, तभी तो आप समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।